कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों, आज हम लोग सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ के प्रमुख लक्षणों का अध्ययन करेंगे। कृषि जंतु विज्ञान के विद्यार्थियों, आज हम लोग संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया के प्रमुख लक्षणों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, संघ सिलेंट्रेटा में यह देखा जाता है कि जीवधारी बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इनके अंदर उत्तकों का निर्माण बस प्रारंभ होता है। इसके पहले संघ में हम लोगों ने पढ़ा था कि पोरिफेरा संघ में पढ़ा था कि बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं, लेकिन सभी कोशिकाएं अपना अलग अलग कार्य करती हैं, अर्थात उसमें ऊतक का निर्माण नहीं होता और कार्य के दृष्टिकोण से पोरिफेरा के जीवधारी एक कोशिकीय होते हैं। संघ सिलेंट्रेटा में भी बहुकोशिकीय हैं, लेकिन इसमें ऊतक का बनना प्रारंभ हुआ, इसीलिए इसमें जो ऊतक है वो प्रिमिटिव टाइप का है या आदि प्रकार का ऊतक है। और दूसरी बात आप देखेंगे कि इसमें जीवधारियों की जो आकार है, जो सममिति है, वो अरीह है या रेडियल है, अर्थात ये जंतु बेलनाकार पाए जाते हैं। इनको कहीं से भी हम दो बराबर भागों में काट सकते हैं। ये प्रायः द्विरूपी होते हैं। द्विरूपी यानी डाइमॉर्फिक हैं। इनमें दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, पॉलिप अवस्था और मेडुसा अवस्था। तो पॉलिप अवस्था क्या है? ये देखने में ये सिलिंड्रिकल है, ये देखने में वृक्ष के जैसा ये जीवधारी दिखते हैं और किसी सतह से चिपके हुए पाए जाते हैं। और जो मेडुसा अवस्था है, मेडुसा अवस्था तस्तरी नुमा रहती है और पानी में ये तैरती रहती है। चलिए इन दोनों अवस्थाओं को हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। आप ये देखिए, यहाँ पे इस चित्र में आप देखिए ये पॉलिप अवस्था है। आप देखिए इसी आधार से, यह आधार है, इसी आधार से जीवधारी किसी सतह से चिपका हुआ रहता है। और बाकी देखिए शरीर का स्तर दो स्तरों का है, बीच में एक जगह है, कैविटी है, इसको हम सिलेंटेरॉन कहते हैं, और मुख है, और बाकी ये सारे स्पर्शक हैं या टेंटाकल्स हैं। तो ये पॉलिप अवस्था है। दूसरा देखिए ये मेडुसा अवस्था है। मेडुसा अवस्था में ये तस्तरी की तरह है और ये इसमें भी टेंटाकल्स हैं या स्पर्शक हैं और ये पानी में तैरता रहता है। तो इनके जीवन काल में दो अवस्थाएं होती हैं, पॉलिप अवस्था और मेडुसा अवस्था। इस चित्र में ये दिखाया गया है कि मेडुसा को अगर उल्टा कर दिया जाए तो वास्तव में यह भी देखने में पॉलिप अवस्था के जैसा ही दिखाई पड़ता है, लेकिन इनकी संरचना के दृष्टिकोण से ये मिलते जुलते हैं। लेकिन पॉलिप अवस्था स्थिर अवस्था है, किसी सतह से चिपका हुआ रहता है, जबकि मेडुसा अवस्था में जीवधारी तैरता रहता है। चलिए संघ निडेरिया के और भी जीवों को हम लोग देखें। ये देखिए जेलीफिश है, तो ये जेलीफिश है, ये सी एनीमून है, ये हाइड्रा है। हाइड्रा सबसे सामान्य जीवधारी है सिलेंट्रेटा संघ का या निडेरिया संघ का। सी एनीमून आपने कोरल का भी नाम सुना होगा, तो जो कोरल है वो भी इसी संघ का जीवधारी है। चलिए हम लोग अन्य लक्षणों के बारे में देखें। तो संघ निडेरिया के शरीर दो स्तरों, बाह्य चर्म यानी एक्टोडर्म और अंतःचर्म या एंडोडर्म या इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्म से ये बना होता है। यानी इनके शरीर में जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा के शरीर में दो स्तर है, एक बाहरी स्तर है जो कि एक्टोडर्म कहलाता है, एक इसके अंदर इस स्ट्रक्चर है। हाइड्रा का डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो शरीर दो स्तरों से मिलकर के बना है और दोनों स्तरों के बीच में एक जेली सदृश द्रव पाया जाता है, जिसे हम मीजोग्लिया कहते हैं। तो शरीर दो स्तरों का है, बाहर के स्तर को एक्टोडर्म और अंदर के स्तर को एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्म भी कहते हैं। इस तरीके से शरीर द्विस्तरीय है,
या डिप्लोब्लास्टिक है। चलिए अब आप देखें, इनमें देह गुहा सीलोम आहार नाल का भी कार्य करता है, इसे हम सेलेंटेरॉन कहते हैं। तो इसके अंदर जो जीवधारी के अंदर जो गुहा होती है, इसी गुहा में भोजन का पाचन भी होता है, इसीलिए अंदर के स्तर को हम गैस्ट्रोडर्म भी कहते हैं। और ये जो गुहा है, इस गुहा को हम सेलेंटेरॉन कहते हैं। इस तरीके से इनके शरीर में एक गुहा पाई जाती है, इसे हम सेलेंटेरॉन कहते हैं। चलिए दरअसल इसमें जो लिखा है देह गुहा, तो सीलोम ऐसा हम नहीं कह सकते, बस हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो गुहा पाई जाती है उसे हम सेलेंटेरॉन कहते हैं। इनके अग्रभाग पर मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें इनका जो मुख है, यह हिस्सा वास्तव में थोड़ा सा फूला सा रहता है, और जो फूला हुआ हिस्सा है सबसे ऊपर मुख होता है। तो फूले वाले हिस्से को हम हाइपोस्टोम कहते हैं। दरअसल हाइपोस्टोम के शिखर पर मुख होता है। बहुत सारी किताबों में हाइपोस्टोम को ही मुख लिखा रहता है, दरअसल ऐसा है नहीं। हाइपोस्टोम इसका फूला हुआ भाग है। आप ठीक ऐसा जैसे हनुमान जी का मुंह फूला हुआ रहता है, तो फूला हुआ जो हिस्सा है हाइपोस्टोम है, और हाइपोस्टोम के शिखर पर एक छिद्र है, यह छिद्र वास्तव में मुख है। तो इस मुख के चारों तरफ ये स्पर्शक है, टेंटाकल्स हैं, और ये 6 से लेकर 10 इनकी संख्या हो सकती है। तो टेंटाकल्स ये मुड़ सकते हैं, भोज पदार्थों को पकड़ने में सहायता करते हैं। और देखिए इनके ऊपर ये जो संरचना दिखाई पड़ रही थी, ये दंश कोशिकाएं हैं। तो टेंटाकल्स के ऊपर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, या इनके बाहरी परत में भी, एक्टोडर्म में भी दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसी किसी जीवधारी में जो आंतरिक परत है, गैस्ट्रोडर्म है, उसमें भी दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो चलिए हम लोग देखें, इनके अग्रभाग पर मुख है, मुख के चारों तरफ टेंटाकल्स हैं या स्पर्शक पाए जाते हैं, और इन स्पर्शक के ऊपर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं या निमेटोब्लास्ट पाई जाती हैं। तो जो दंश कोशिकाएं हैं, ये शिकार को पकड़ने तथा ये सुरक्षा के काम आती है। तो दंश कोशिकाओं का पाया जाना इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। दंश कोशिकाएं और कहीं नहीं पाई जाती हैं, केवल इनकी सतह पर और टेंटाकल्स पर पाई जाती हैं। चलिए इनके उदाहरण हम लोग देखें। हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल, मूंगा, समुद्री पंखा या सी एनीमून, ये सारे जो जीवधारी हैं, यह सिलेंट्रेटा संघ का जीवधारी है। हाइड्रा सबसे प्रमुख जीवधारी है। हाइड्रा को आप चित्र में आप देखें, जो हाइड्रा अपने एक आधार से किसी सतह पर चिपका हुआ रहता है, और देखिए हाइड्रा में क्या दिखाई पड़ रहा है, मुकुल दिखाई पड़ रहा है, बडिंग। तो ये मुकुल काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसके बाद फिर इससे अलग हो जाता है, तो नया जीवधारी बनता है। तो यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। तो हाइड्रा में अक्सर देखा जाता है कि मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा इसमें जनन होता है। तो हाइड्रा में बच्चों, हाइड्रा में केवल पॉलिप अवस्था पाई जाती है, इसमें मेडुसा अवस्था नहीं पाई जाती है। चलिए अगले चित्र में हम लोग देखें कि ये जो सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ है, इसमें बहुरूपता पाई जाती है। इसको हम 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला है हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ में जो जीवधारी हैं, जैसे कि हाइड्रा है, ओबिलिया है, फाइसेलिया है, तो इनकी खासियत ये है कि इनके जीवन काल में दोनों अवस्थाएं हैं, पॉलिप अवस्था और मेडुसा अवस्था। पॉलिप अवस्था जो होती है, यह अलैंगिक अवस्था होती है, और जो मेडुसा अवस्था होती है, यह इनकी लैंगिक अवस्था होती है। लेकिन बच्चों हाइड्रा में केवल पॉलिप अवस्था ही पाई जाती है। दूसरा वर्ग है स्काइफोजोआ। इस स्काइफोजोआ में केवल मेडुसा अवस्था पाई जाती है।
तो जैसे कि ऑरेलिया है, और ये देखने में जेली की जैसे ये लगती हैं, इसीलिए इनको हम जेली फिश भी कहते हैं। और बच्चों हम लोग देखें जो तीसरा वर्ग है उसका नाम है एंथोजोआ। तो एंथोजोआ में इसमें भी केवल ये पॉलिप अवस्था में पाई जाती हैं। इस तरीके से जो एंथोजोआ के जीवधारी हैं इनमें केवल पॉलिप अवस्था पाई जाती है। और इनका जो मुख है, ये ऊपरी सिरा इनका चपटा होता है, तो इनके ऊपर चपटा एक मुख बिंब होता है, या आप कह सकते हैं कि एक ओरल डिस्क पाया जाता है। और हमने जैसा कि पहले बताया था कि इनका शरीर 2 स्तरों का होता है, और दोनों स्तरों के बीच में मीजोग्लिया पाई जाती है। वह एक द्रव जैसी रचना है। सामान्यतः उसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, लेकिन एंथोजोआ संघ के जीवधारियों में इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। और दूसरी बात, एंथोजोआ और स्काइफोजोआ दोनों के आंतरिक परत में, या आप कह सकते हैं गैस्ट्रोडर्मिस में या एंडोडर्मिस में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि हाइड्रोजोआ में गैस्ट्रोडर्मिस में दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती। चलिए हम लोग अब ये देखें हाइड्रोजोआ का जीवधारी कौन है, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ के जीवधारी कौन कौन हैं। आप देखें कि जो फाइसेलिया है, ओबिलिया है और हाइड्रा है, ये तीनों जीवधारी हैं जो हाइड्रोजोआ संघ के हैं। और तो ये देखिए फाइसेलिया है, इसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं। ये ओबिलिया है, ये हाइड्रा है। चलिए हम लोग अपने अगले चित्र में आप देखें, ये स्काइफोजोआ का ये है जीवधारी जेलीफिश। देखने में जेली की जैसा लगता है, इसीलिए इसका नाम जेलीफिश पड़ा है। ये स्काइफोजोआ, इनमें केवल मेडुसा अवस्था पाया जाता है, तस्तरी नुमा संरचना है, और ये समुद्र में तैरते रहते हैं। तीसरा वर्ग है एंथोजोआ। एंथोजोआ का उदाहरण है सी एनीमोन। तो सी एनीमोन जो है ये पॉलिप अवस्था में रहता है, और जो इसका ये देख रहे हैं, ये इसका मुख है और ये चपटा है, तो ये ओरल डिस्क है पूरा। तो ये इसके ये संरचना है। चलिए अब हम लोग इस चित्र में हम लोग हाइड्रा की और संरचना को डिटेल से स्टडी हम लोग करें। तो बच्चों ये हाइड्रा का ये चित्र है। हाइड्रा जैसा कि हमने बताया था ये पॉलिप अवस्था में रहता है। हाइड्रा में कोई मेडुसा अवस्था नहीं होता है। हम लोग देखें कि हाइड्रा का जो शरीर है 2 स्तरों का बना हुआ है। चलिए थोड़ा इसको हम लोग और बड़ा करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रा में देखिए यह हरे रंग का यह एक्टोडर्म है, और ये जो है ये जो स्तर है ये एंडोडर्म है या गैस्ट्रोडर्म है, और ये रेड कलर से जो दिखाया जा रहा है यह मीजोग्लिया है। दोनों परतों के बीच में एक द्रव सदृश रचना है जिसका नाम है मीजोग्लिया। मीजोग्लिया में समानतया कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, लेकिन एंथोजोआ वर्ग के जीवधारी में, जिसमें कि सी एनीमोन है, इसमें कोशिकाएं ये पाई जाती हैं। तो बच्चों ये जो है संरचना है ये है हाइड्रा का है। हाइड्रा की संरचना में आप देख रहे हैं कि हाइड्रा में एक बेसल डिस्क है। इसी बेसल डिस्क से या किसी सतह से पत्ती के ऊपर ये चिपका रहता है। हाइड्रा समुद्र के जल में नहीं पाया जाता, बल्कि ये तालाब में या फ्रेश वाटर में या मीठे जल में, मीठे जल का मतलब है फ्रेश वाटर जो कि नमकीन नहीं है, उस जल में ये पाया जाता है। तो ये तालाबों में अक्सर आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये है बेसल डिस्क, इससे या किसी पत्ती पर या किसी भी ठोस सतह पर चिपका रहता है। और उसके बाद ये देखें और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, इसमें बडिंग दिखाई, एक बड दिखाई पड़ रहा है। तो बड द्वारा ये अक्सर इसमें जनन मुकुलन के द्वारा या बडिंग के द्वारा होता है। ये बड और बड़ा होगा, फिर
जीवधारी से ये अलग होकर के एक नया जंतु बनाएगा। देखिए यहाँ ओवरी लिखा हुआ है। तो हाइड्रा में अक्सर देखा जाता है कि इसमें लैंगिक जनन भी पाया जाता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में सामान्यतः इसमें अलैंगिक जनन बडिंग के द्वारा होता है। तो ओवरी है, फिर इसके ऊपर वाले हिस्से में टेस्टिस भी बन जाता है, तो लैंगिक जनन होता है। तो बच्चों यह हरे रंग से गहरे हरे रंग का एक्टोडर्म है, लाल रंग से मीजोग्लिया है, और तोता के रंग, हरे तोता के रंग का जो संरचना है वो एंडोडर्म है। आप देखें ये जो हिस्सा है, आप देख सकते हैं ये जो इसका सोलन हिस्सा है ये हाइपोस्टोम है दरअसल, और ये जो बीच में ये है ये मुख है। तो ये मुख है, दरअसल इसको ही हाइपोस्टोम चित्र में दिखाया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। हाइपोस्टोम इसका फूला हुआ भाग है और हाइपोस्टोम के ऊपर ये मुख है, मुख छिद्र है, और मुख के चारों तरफ 6 से लेकर के 10 जो हैं ये टेंटाकल हैं या स्पर्शक हैं। और टेंटाकल्स में भी वही स्तर पाए जाते हैं और इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो दंश कोशिकाएं हैं या निमेटोसिस्ट हैं, यह केवल इसी संघ के जीवों में पाई जाती हैं, यह इनकी विशेषता है। तो बच्चों ये हाइड्रा की संरचना है। चलिए हम लोग देखें हाइड्रा जनन कैसे करता है। तो सामान्य स्थिति में आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये इसमें ये हाइड्रा है, फिर एक छोटा बर्ड उत्पन्न हो रहा है, ये बर्ड बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा होने के बाद ये मातृ कोशिका से अलग हो जाता है। तो बच्चों सामान्यतया इसमें जो बडिंग के द्वारा इसमें जनन होता है, ये सामान्य स्थितियों में बडिंग होता है या मुकुलन होता है। उसके बाद देखिए हाइड्रा में विपरीत परिस्थिति में जाड़े के ठीक पहले या जब जाड़े की शुरुआत होती है उस समय इसमें लैंगिक जनन होता है। सामान्यतया देखा जाता है कि हाइड्रा हर्माफ्रोडाइट होता है, अर्थात इसमें ओवरी और टेस्टिस दोनों बनते हैं, लेकिन इसमें किसी किसी जाति में देखा जाता है कि मेल प्लांट अलग है और फीमेल पेरेंट अलग होता है, यानी मेल में खाली टेस्टिस बनता है और फीमेल में ओवरी बनता है। लेकिन सामान्यतया देखा जाता है ये हर्माफ्रोडाइट होता है, एक ही पेरेंट पर ओवरी भी होता है और टेस्टिस भी होता है। ओवरी आधार की तरफ बनता है और टेस्टिस की संख्या जो है ये मुख की तरफ या टेंटाकल्स की तरफ ये पाया जाता है। चलिए हम लोग अगले चित्र में देखें। एक नाम आप यहाँ और जान सकते हैं, ये बेसल डिस्क है, ये इसका नाम है पेडंकिल है। ओवरी दिख रहा है, ये टेस्टिस दिख रहा है, टेस्टिस का बहुवचन है टेस्टस, और बाकी इसमें एंडोडर्म है, मीजोग्लिया है, एक्टोडर्म है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है या सिलेंटेरॉन भी ये कहलाता है, हाइपोस्टोम है और उसके ऊपर माउथ है, और ये 6 से लेकर 10 टेंटाकल्स है, और ये इसका बड है। चलिए हम लोग देखें, यानी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें जब विपरीत परिस्थिति की शुरुआत होती है तब इनके अंदर क्या बनता है, टेस्टिस बनता है और ओवरी बनता है। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस की ये डिटेल संरचना है। दरअसल जो इसका एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में कुछ कोशिकाएं होती हैं इंटरस्टिशियल सेल। तो इंटरस्टिशियल जो सेल है दरअसल यही जो है इंटरस्टिशियल सेल वास्तव में ये विभाजन करके यह स्पर्मेटोजोआ बनाता है। चलिए हम लोग तो विद्यार्थियों ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस का ये बृहद संरचना है।
टेस्टिस में आप ये देखेंगे कि जो एपिडर्मिस हमने बताया था, एपिडर्मिस में कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ये विभाजन करके ये स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करते हैं। तो जो टेस्टिस होता है ये अक्सर ये देखा जाता है नुकीला होता है, और स्पर्म्स जब बन जाते हैं तो ये इसके निपल लाइक जो स्ट्रक्चर है यहाँ से ये बाहर आ जाते हैं। टेस्टिस से जो स्पर्मेटोजोआ है ये बनने के बाद ये जल में छोड़ दिए जाते हैं, और जल के माध्यम से ये सामान्यतया जल से होते हुए यह अंडाशय में अंडे के पास ये पहुंच जाता है। हाइड्रा में देखा जाता है कि हाइड्रा प्रोटेंड्रस होता है। तो हाइड्रा हर्माफ्रोडाइट होते हुए भी जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से बच जाता है, वो इसलिए बच जाता है क्योंकि यह प्रोटेंड्रस है। प्रोटेंड्रस का अर्थ हुआ इसका टेस्टिस पहले परिपक्व हो जाता है, पहले मैच्योर हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ को बना देता है, और ओवरी बाद में मैच्योर होता है। इसीलिए जो इसका स्पर्मेटोजोआ है अपने ही ओवरी में उपस्थित अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। चलिए हम लोग अगर संरचना देखें, एक ओवम की संरचना देखें, यानी जो ओवरी है, ओवरी किधर बनता है, आधार के साइड में बनता है, जबकि टेस्टिस जो है वो मुख के साइड में बनता है, ऊपर की ओर बनता है। तो बच्चों यह देखिए पूरा एक ओवरी है, ओवरी में यह एक अंडा है या एग है। तो ये इसकी संरचना है। बाकी ये संरचना आप देख रहे हैं, ये मीजोग्लिया है, ये एपिडर्मिस है, ये गैस्ट्रोडर्मिस है, और दोनों के बीच में यह मीजोग्लिया है। तो ये अंडाशय है या ओवरी है हाइड्रा का। चलिए हम लोग अपने अगले चित्र में देखें। बच्चों होता क्या है कि हमने जैसा कि पहले बताया कि जो टेस्टिस से शुक्राणु बनने के बाद या पानी में स्वतंत्र रूप से चले आते हैं, उसके बाद पानी के माध्यम से होते हुए वो दूसरे हाइड्रा के अंडे को फर्टिलाइज करते हैं। अंडा जब फर्टिलाइज हो जाता है तो अंडे के अंदर वो डिवीज़न हो जाता है, फिर भ्रूण बनता है, और फिर एक नवजात हाइड्रा बनता है, और पूरी जो ओवरी है यह कांटेदार हो जाती है। कांटेदार एक सिस्ट में परिवर्तित हो जाती है। तो ये कांटेदार एक सिस्ट बदल जाता है, और बाद में जो जायगोट है वो विभाजित करके भ्रूण बनाता है। भ्रूण से फिर ये डायरेक्ट जो है एक नन्हा हाइड्रा बन जाता है, और फिर ये इस सिस्ट के वॉल को फाड़ते हुए ये बाहर निकल आता है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं बाहर निकल रहा है, नवजात हाइड्रा का सिस्ट से बाहर निकलना। तो ये नवजात हाइड्रा का ये हैचिंग है। तो ये इस तरीके से एक जो नया, इनके जीवन काल में कोई लार्वा अवस्था नहीं होती, तो ये सीधे एक छोटा हाइड्रा बनता है, और यह फिर पानी में चला आता है। तो बच्चों ये रहा हाइड्रा का